चाणक्यपुरी में रहने वाले ऋषि आयुक्त अपने शिष्यों वीरपाल, प्रेमपाल और धर्मपाल के साथ रहते थे। उन तीनों की गुरु दीक्षा चल रही थी। ऋषि आयुक्त कई वर्षों से एक पुस्तक लिख रहे थे। उस पुस्तक में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें लिखी थीं, जो किसी भी मनुष्य और राक्षस के लिए बहुत अनमोल ज्ञान था। वीरपाल, मुझे लगता है हमारी इस ज्ञान की पुस्तक को पूरा होने में थोड़ा ही समय शेष बचा है। जी गुरुदेव, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। गुरुजी, जब ये पुस्तक पूर्ण हो जाएगी तो आप ये पुस्तक सबसे पहले किसको देंगे पढ़ने के लिए? हमें देंगे, और किसको देंगे? नहीं धर्मपाल, ये पुस्तक पूर्ण होने के बाद हम चारों बैठकर सरस्वती देवी का आह्वान करेंगे और इस पुस्तक में जितना ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान एक साथ अपने अंदर समाहित करेंगे। मैंने इस पुस्तक में अपने गुरु के गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान और मेरे गुरु द्वारा मुझे दिया गया ज्ञान तथा मेरे द्वारा तुम्हें दिया गया ज्ञान एकत्र कर रखा है, जो बहुत ही अनमोल है। लेकिन अगर इस पुस्तक में लिखा ज्ञान किसी गलत हाथों में पड़ गया तो वो इस सृष्टि के हित में नहीं होगा। ऋषि और उनके शिष्यों की बात वहाँ से गुजर रहे एक बहुत ही बलवान राक्षस चिरंतर ने सुन ली। छू मंतर छू, ये पुस्तक पूरी होते ही कहाँ पाएगा तू? कुछ समय बाद ऋषि आयुक्त और उनके शिष्यों के द्वारा लिखी जा रही पुस्तक पूर्ण होती है। वो सरस्वती देवी का आह्वान करने लगते हैं और पुस्तक का ज्ञान अपने अंदर समाहित करने के लिए हवन करने बैठते हैं। तभी राक्षस चिरंतर वहाँ आ जाता है और गुरु द्वारा लिखी गई पुस्तक को लेकर उड़ जाता है। छू मंतर छू, अब ये पुस्तक कभी नहीं पाएगा तू। आज से ये मेरी हुई। वो पुस्तक को लेकर दूर पहाड़ों पर चला जाता है। गुरुजी, क्या हमारे पास कोई तरीका नहीं है इस राक्षस को रोकने का? नहीं, हमारे पास अभी इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। मुझे तो चिंता इस बात की है कि ये राक्षस इस पुस्तक में दिए हुए ज्ञान का गलत उपयोग करेगा। गुरुजी, क्या हम कुछ कर नहीं सकते हैं? नहीं पुत्र, अभी शायद इसका सही समय नहीं आया है। ऋषि आयुक्त एक तपस्या में लीन हो जाते हैं और दूसरी तरफ वो अपने शिष्यों को गुरु दीक्षा भी देते रहते हैं। लेकिन ऋषि आयुक्त हर समय कुछ खोए हुए से और चिंतित दिखाई देते हैं। प्रेमपाल, जब से वो राक्षस चिरंतर पुस्तक ले गया है तब से गुरुजी हमेशा खोए खोए से रहते हैं और भोजन भी ठीक से नहीं करते। तुम सही कह रहे हो वीरपाल, मुझे भी उनके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी है। लेकिन जब भी गुरुजी से कुछ पूछने की कोशिश करो तो वो हमेशा बिना कुछ उत्तर दिए वहां से चले जाते हैं। हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? इस तरह काफी समय बीत जाता है। कुछ समय बाद एक दिन वो अपने शिष्य वीरपाल से कहते हैं, वीरपाल, अब तुम्हारी दीक्षा समाप्त हो गई है और साथ ही तुम्हारा गुरुकुल में रहने का समय भी, इसलिए तुम अब वापस अपने घर जा सकते हो। गुरुजी, आपकी गुरु दक्षिणा? मैंने तुम्हें गुरु दक्षिणा के लिए ज्ञान नहीं दिया है, बल्कि इसलिए दिया है कि तुम मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का सही उपयोग करो और इसे सिर्फ अपने तक मत रखना, दूसरों में भी बांटना, क्योंकि ज्ञान को बांटने से वो और अधिक बढ़ता है। लेकिन बिना गुरु दक्षिणा के मेरा ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होगा गुरुदेव। ठीक है, अगर तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम हमारी वो ज्ञान की पुस्तक वापस ले आओ। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा।
परंतु गुरुदेव, वीरपाल पुस्तक कैसे वापस लाएगा, क्योंकि वो पुस्तक तो उस दुष्ट राक्षस चिरंतर के पास है और वो राक्षस हमेशा उस पुस्तक को अपने साथ ही रखता है। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मुझे गुरुजी को गुरु दक्षिणा तो देनी ही है, और उन्होंने मुझसे गुरु दक्षिणा में वो ज्ञान की पुस्तक मांगी है, इसलिए मैं जाऊंगा उस पुस्तक को लेने। ठीक है वीरपाल, वो राक्षस चिरंतर हिमालय पर रहता है, तुम्हें उसके पास जाना होगा। तुम हमारा अश्व वायु अपने साथ ले जाओ, लंबे सफर में ये तुम्हारी सहायता करेगा। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। ये 3 मोती भी अपने पास रखो, ये कोई साधारण मोती नहीं है। उस राक्षस से पुस्तक वापस लाने में अगर किसी पल तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम इसमें से एक मोती का प्रयोग करना। वीरपाल गुरु को प्रणाम करके और अपने गुरु मित्रों से विदा लेकर वायु अश्व पर सवार होकर हिमालय पर्वत की ओर निकल पड़ता है। गांव शहर पार करता हुआ वीरपाल हिमालय पर्वत की चोटियों के पास पहुंच जाता है। और वहां अपने घोड़े वायु को छोड़कर पैदल ही आगे का रास्ता तय करता है। चलते चलते आखिरकार उसे राक्षस चिरंतर का घर दिखता है, जो एक बड़े राक्षस के मुंह के आकार का होता है। आखिरकार मैं इस चिरंतर के घर तक पहुंच ही गया। अब मुझे बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वीरपाल राक्षस चिरंतर के घर के अंदर देखता है, जहां वो राक्षस बड़े आराम से सो रहा होता है। तभी वीरपाल की नजर पास में रखी ज्ञान की किताब पर पड़ती है। वो बड़ा खुश हो जाता है। तो यहाँ रखी है इस राक्षस चिरंतर ने हमारे ज्ञान की किताब। किताब तो इतनी बड़ी है कि मैं इसे उठाकर भाग भी नहीं पाऊंगा। तभी उसे गुरु के दिए हुए मोती की याद आती है। वो मोती निकालता है और हाथ में लेकर बोलता है, ये किताब आकार में छोटी हो जाए ताकि मैं इसे आसानी से लेकर जा सकूं। मोती किताब पर गिरता है और किताब का आकार बहुत छोटा हो जाता है।